नमस्कार दोस्तों। तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद दो इक्विपमेंट्स ने पूरी तरीके से हेडलाइन बटोरा था, जिनको हेडलाइंस में रखा गया था, जिन्होंने मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया था। एक तो इंडिया की इंडिजिनसली डेवलप्ड ब्रह्मोस और दूसरा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में। लेकिन इसके बाद आपने एक बहुत ही शॉकिंग मूव देखा था भारत की तरफ से। कहीं ना कहीं भारत को एक वल्नरेबिलिटी जो है S-400 की वो समझ में आई थी थोड़ी बहुत। ऑल्दो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो S-400 की वल्नरेबिलिटी भारत को समझ में आई। दूसरी चीज़, उसकी कैपेबिलिटी भी समझ में आई कि इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट वॉर में तो ये एकदम बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो जा रहा है। पाकिस्तान जैसे देशों के लिए तो एकदम ही गेम चेंजर ये साबित हो जा रहा है। तो भारत ने S-400 के 5 और ऑर्डर प्लेस कर दिए। तो आज कहीं ना कहीं इंडिया का वो जो डिफेंस सिस्टम है, इंडिया के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं, एक बहुत ही बड़ी जो क्रिटिसिज्म है भारत के डिफेंस का वो ये रहा है कि भारत में हमेशा जो सोल्जर्स हैं, कमांडोज हैं, पायलट्स हैं, मतलब वो बहुत ही स्किल्ड हैं, बहुत ही ज़बरदस्त स्किल है। मतलब आप सोचिए कि मिग से F-16 गिरा देना, ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। मिग जैसी 1970, मतलब 5 डिकेड से हम मिग यूज़ करते हुए आ रहे थे। अब सोचिए कि उसी से हमने सारी लड़ाइयाँ लड़ी मिग से, जो इतना पुराना हो चुका था। लेकिन फिर भी भारत के इतने ज़बरदस्त पायलट हैं कि वो उसको बहुत स्किलफुली यूज़ करते थे। तो इतने अच्छे पायलट्स, इतने अच्छे सोल्जर्स, इतने अच्छे कमांडोज होने के बाद भी एक क्रिटिसिज्म भारत के साथ हमेशा रहता है कि इंडिया अपने इक्विपमेंट्स को जल्दी से अपडेट या अपग्रेड नहीं करता है। और दूसरा ये क्रिटिसिज्म तो है ही कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। अब हमने ऑल्दो इंडिजिनसली डेवलप करना शुरू कर दिया है। तो आज का ये पूरा वीडियो जो है वो S-400 की वल्नरेबिलिटी के ऊपर होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल करके सामने, क्योंकि चाइना जैसे जब आपके नेबर्स हों, चाइना जैसे एडवर्सरीज हों और S-400 के ऊपर अगर हम ओवर रिलायंट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक सोचने वाली बात है। इसमें हम UK बेस्ड थिंक टैंक है रूसी, उसके पेपर के ऊपर थोड़ा सा अपना सोर्स बनाएंगे। MCST के भी कई सारे सोर्सेस को हम देख करके यहाँ पर S-400 की वल्नरेबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में डिटेल में डिस्कशन से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी का भी रिसेंटली बर्थडे था और उसमें अनअकैडमी ने अनाउंस किया था बहुत बड़े डिस्काउंट्स। अनअकैडमी ने आपको सीधा अपने सारे UPSC CSC के सब्सक्रिप्शन पर 50% का सीधा ऑफ दे दिया है। प्लस इसके साथ आपको इसमें डबल वैलिडिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि 12 महीने का कोर्स अगर आप उसी प्राइस में लेते थे, अब उसी सेम प्राइस में आपको 24 महीने के लिए मिलेगा। अनअकैडमी का टॉप एजुकेटर जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपके साथ हैं ही सारे बैचेस में। ऑफर जो है ध्यान रखिएगा 17 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। लास्ट साल का लास्ट ऑफर अनअकैडमी ये दे रहा है। इसके बाद से फिर से प्राइसेस राइज हो जाएंगे। तो इस ऑफर को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। भारत के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात करें तो मिग आपके सामने बना हुआ है। इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन माना जाता था मिग। तो MiG-21 हम 5 डिकेड से लगातार यूज़ करते आ रहे थे, बहुत ही पुराना हो चुका था, लेकिन फिर भी हमने मिग को बार बार यूज़ किया है। ये चीज़ नज़र में आई थी विंग कमांडर अभिनंदन जी वाला जब पूरा इंसिडेंट हुआ, तब ये चीज़ नज़र में आई कि यार हम MiG-21 आज तक यूज़ कर रहे हैं पिछले 5 डिकेड से, हमें कहीं ना कहीं थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। और फिर फाइनली धीरे धीरे करके जो हमारा पूरा इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन था मिग, उसको हमने डीकमीशन किया और उसके बाद Su-30 MKI हम यूज़ करना शुरू कर दिया। अब देखिए Su-30 MKI की अगर हम बात करें तो ये भी कोई बहुत नया या बहुत आउटस्टैंडिंग या बहुत अपग्रेडेड प्लेन एयरक्राफ्ट नहीं है। Su-30 MKI कब का है? ये मतलब साल 2000 से यूज़ हो रहा है। भारत इंडियन एयरफोर्स ने साल 2002 में इसको सबसे पहली बार इंडक्ट किया था और तब से ये इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसा बहुत नया नहीं है, ये 4th जनरेशन है। चाइना 5th क्या 6th जनरेशन पर पहुंच चुका है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा अपग्रेडेशन यहाँ पर हो चुका है, लेकिन फिर भी चलिए कुछ तो मतलब यहाँ पर इंप्रूवमेंट हुआ कि बैकबोन हमने थोड़ा चेंज किया। इसीलिए बातचीत जब ये पूरी एयरक्राफ्ट को हम चेंज कर रहे थे, डीकमीशन कर रहे थे, हम नए पर रिलाय कर रहे थे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बात आई थी कि रशिया का ही Su-57 फेलन है, उसको ले लिया जाए। वो 5th जनरेशन है और वो कहीं ना कहीं चाइना को भी टक्कर देने में बहुत हेल्प रहेगा। वो भी बहुत स्टेल्थ फाइटर है। चाइना के पास स्टेल्थ फाइटर, तो हमारे पास भी स्टेल्थ फाइटर होगा Su-57। देखिए पाकिस्तान जैसे देशों से जब आप कंपेयर करने लगते तो आप कहीं ना कहीं वो नीचे चले जाते हैं। पाकिस्तान जैसे देशों से कंपेयर करिए, अब आप श्रीलंका से कंपेयर करो, अब आप बांग्लादेश से कंपेयर करो, तो वो कोई कंपैरिजन नहीं है। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं चाइना जैसे देशों से, क्योंकि आप एक वर्ल्ड सुपीरियर सुपर पावर इन देशों में आप एक सिग्निफिकेंट पोजीशन रखते हो। अभी हम कल ही परसों बात कर रहे थे जहां पर बड़े बड़े देश भी भारत को एक सिग्निफिकेंट पावर की तरह देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन देशों से आपको थोड़ा सा अपना उनसे कंपेयर करके देखना पड़ेगा। तो Su-57 फेलन लेने की बात यहाँ पर चल रही थी, लेकिन Su-57 फेलन भी अगर हम ऑर्डर कर दे तो एकदम से इतनी ऑर्डर नहीं कर सकते कि वो इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बन जाए। ऑल्दो स्टेल्थ फाइटर है, अच्छी फाइटर है। यहाँ से एक बात शुरू होती है कि रशियन डिफेंस इक्विपमेंट्स पर कहीं हम ज़्यादा ओवर रिलायंट तो नहीं हो रहे हैं।
बिल्कुल ओवर रिलायंस भी अच्छा नहीं है, और ये बात कहीं ना कहीं भारत समझ भी रहा है इस चीज़ को। देखिए क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, दो चीज़ों ने हेडलाइन पकड़ी। एक तो इंडिया रशिया का बनाया हुआ सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस, और दूसरी चीज़ जिसने हेडलाइन पकड़ी वो था S-400। S-400 हमारे लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित रहा। कहा जाता है कि ब्रह्मोस तो चलो ठीक है, ब्रह्मोस ने काम किया अपना, लेकिन S-400 ने सबसे ज़्यादा यूज में आया, क्योंकि पाकिस्तान ने जितने अटैक किए सरफेस टू एयर में, S-400 ने एकदम छक्के छुड़ा दिए, पाकिस्तान की हालत खराब कर दी। उनके पास S-400 का कोई तोड़ नहीं था, और इसके सामने वो एकदम बिल्कुल नतमस्तक हो गए। इसलिए S-400 ने यहाँ पर पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में डोमिनेट किया। ऑपरेशन सिंदूर और वो पूरा 4 डे जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें डोमिनेट किया गया। पाकिस्तान जब भी, ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के एयरबेस उड़ा दिए, और जब पाकिस्तान अटैक करने आया तो S-400 लगा दिया गया। सबसे लॉन्गेस्ट किल आज तक S-400 की हिस्ट्री का S-400 ने इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद किया। 300 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को उसने गिरा दिया। तो S-400 ने क्लियरली वहाँ पर डोमिनेट किया, और इसीलिए भारत ने क्या किया, भारत को ये बात समझ में आई, भारत ने तुरंत ब्रह्मोस का नेक्स्ट जनरेशन बनाना शुरू किया, और S-400 के 5 और बटालियंस ऑर्डर कर दिए। अब देखिए, हमने ऑलरेडी 2018 में $5 बिलियन की ये पूरी डील हुई थी रशिया के साथ में, और हमने 5 S-400 की बटालियंस ऑर्डर किए थे, जिसका 3 बटालियन तो हमें मिल चुका है, लेकिन 2 बटालियन अभी भी आउटस्टैंडिंग है। मतलब 2018 का ऑर्डर प्लेस किया हुआ, अभी तक 2 बटालियन हमारे पास नहीं पहुंच पाए हैं, और उसके ऊपर से 5 हमने और ऑर्डर कर दिए। तो यानी कि अब 7 बटालियन भारत को मिलने हैं S-400 के। अब सवाल ये खड़ा होता है, यहीं पर पूरी S-400 की वल्नरेबिलिटी आती है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, ये ऑर्डर 2018 में दिया हुआ है, भाई पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है? तो रीज़न बहुत सिंपल है कि देखिए 2 साल हुए, और उसके बाद 2022 में वॉर शुरू हुआ रशिया यूक्रेन का। रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से S-400 के जो पूरे रेजिमेंट्स हैं उसको डिलीवर करने में कहीं ना कहीं जो रशिया है वो स्ट्रगल कर रहा है इस टाइम पर। प्रोबेबली रशिया से जब पूछा गया कि कब तक वो 2 जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर हैं वो मिलेंगे, तो रशिया का जवाब इसमें 2027 तक प्रोबेबल है कि 2027 तक रशिया इसको डिलीवर करा पाएगा। अब यहीं से पूरी वल्नरेबिलिटी S-400 की शुरू होती है, और यहीं से क्वेश्चन भी आता है कि क्या भारत का S-400 के ऊपर ओवर रिलायंस और इतने ऑर्डर्स क्या वो फुलफिल भी हो पाएंगे? और अगर फुलफिल हो जाएंगे तो अगर वो 2030 2032 तक फुलफिल होते, इतना साल लग जाता है उसको फुलफिल करने में, तो क्या वो यूज़ में रहेंगे? क्या उसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बाकी के देश नहीं कर लेंगे? क्या उसका तोड़ नहीं खोज लिया जाएगा? एक वल्नरेबिलिटी दूसरी ये भी है कि रशिया यूक्रेन के वॉर में रशिया को जितना एक्सपेक्टेड था S-400, सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, रशिया को जितना S-400 से एक्सपेक्टेड था कि वो इतना परफॉर्म करेगा, उतना यूक्रेन वॉर में S-400 परफॉर्म नहीं कर पाया। कारण उसके बहुत सारे रहे हैं, वो बहुत टेक्निकलिटीज़ हैं, उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन वो कैपेबिलिटी S-400 नहीं दिखा पाया यूक्रेन की वॉर में, कई जगह पर फेल हुआ, और रशिया ने इसको एक्सेप्ट भी किया। तो सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर इतना साल है और कहीं रशिया ये प्लान कर रहा है एक नए एयर डिफेंस सिस्टम की, रशिया ये प्लान कर रहा है कि वो प्रोडक्शन की या तो क्वालिटी वो उस लेवल पर नहीं दे पाएंगे, या हो सकता है कि प्रोडक्शन बंद कर दें पूरी तरीके से, तो उस केस में क्या होगा? ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से बने हुए हैं, क्योंकि रशिया ने प्रोडक्शन स्लो कर दिया है, बहुत स्लो कर दिया है, जिसके और भी रीजंस हैं। लेकिन एक रीज़न रशिया की मंशा भी है कि क्या वो सच में S-400 को इतना प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो मंशा, उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। और ये सारे सवाल कहीं ना कहीं S-400 की वल्नरेबिलिटी बताते हैं। अब भारत को S-400 के ऊपर बार बार क्यों सोचना चाहिए? अब आप पूरा S-400 का सप्लाई चेन समझिए। देखिए, S-400 जो बनता है, जो रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, वो बहुत सारे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर डिपेंड करता है जो कि फॉरेन से आते हैं। और ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं, ये सब रशिया बहुत ट्राई कर लिया इसने डोमेस्टिकली बनाने का, जो डोमेस्टिकली इसने बना नहीं पाया रशिया। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर, इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है उसका नाम है एल्ब्रस 90 माइक्रो प्रोसेसर, जो टारगेट ट्रैकिंग और डेटा प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2022 के बाद जो S-400 के अंदर एल्ब्रस 90 माइक्रो प्रोसेसर लगता है, उसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मतलब उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसको बनाने के लिए भी और इक्विपमेंट्स चाहिए, वो इक्विपमेंट्स उनके पास नहीं आ पा रहे हैं, और इसलिए काफ़ी लेट हो रहा है। तो जब तक एल्ब्रस 90 माइक्रो प्रोसेसर नहीं बनेगा, उतना ही कम S-400 बनेगा। तो इसकी दिक्कत जो है वो बार बार उन मैन्युफैक्चरर्स को फेस करनी पड़ रही है, और इसीलिए रशिया कम S-400 बना रहा है। अब MCST से पूछा, MCST का अगर पेपर के ऊपर रिलाई करें, जो कि मॉस्को सेंटर ऑफ स्पार्क टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर हम रिलाई करें,
उन्होंने कहा कि ये जो एल्बरस 90 माइक्रो प्रोसेसर है, ये बनाता कौन है, तो ये ताइवान की TSMC कंपनी है, वो इस माइक्रो प्रोसेसर को बनाती है और यहीं से सारी कहानी हमें समझ आती है। ताइवान की TSMC कंपनी जो ये माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, उनसे रिक्वेस्ट भी किया था रशिया ने कि ऐसा करते हैं, हम प्लांट को रशिया में ही डेवलप करते हैं और वहीं पर अब इसका प्रोडक्शन किया जाए, क्योंकि रशिया को ये बात समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं ताइवान एक वीक लिंक है और TSMC एक वीक लिंक है। इस लिंक को दबा करके हो सकता है हमारा प्रोडक्शन रुकवाने की कोशिश कर रहे हों। तो इन्होंने ये प्लान किया था कि हम रशिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई या नहीं हुई है, MCST ने उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं दिया। ओपन सोर्स में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं और प्रोबेबली शायद नहीं हुआ है। क्योंकि ये नहीं हुआ इसीलिए रशिया और जगह पर हाथ पैर मार रहा है। अभी रशिया ने क्या किया, रशिया ने ये क्लेम किया कि ऐसा है MCST के साथ मिल करके कि हम अब ये माइक्रो प्रोसेसर्स भारत में प्रोडक्शन करेंगे इसका। रशिया ने कहा कि MCST का $2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भारत के साथ हो गया है और फॉक्सकॉन कंपनी को बार बार परसुएट किया जा रहा है कि तुम ये माइक्रो प्रोसेसर्स भारत में बनाओ, कि भारत से हमारी बातचीत हो गई, हमारा डील हो गया, भारत में जाकर के इसका प्रोडक्शन किया जाए। लेकिन भारत में क्या ये प्रोडक्शन हाउस खुला है कोई भी ऐसा, क्या फॉक्सकॉन रेडी हो गया है, ये अभी तक इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। फॉक्सकॉन की तरफ से इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और भारत में तो हम हैं ही, तुम देख रहे हैं कि अभी तक ऐसा कोई प्लांट नहीं खुला है जहां पर एल्बरस 90 माइक्रो प्रोसेसर्स बन रहे हों, या हो सकता है इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन पब्लिक डोमेन में तो कहीं पर भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो रशिया में भी नहीं हो रहा है और भारत में भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब आज भी कहीं ना कहीं वो ताइवान या एक उस सप्लाई चेन के ऊपर रशिया अपने S-400 के लिए पूरा डिपेंडेंट है। और अगर रशिया डिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं भारत भी इसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। इसके अलावा अगर आप देखिए, इसको भी छोड़ दीजिए, अगर इसके अलावा आप देखिए तो PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसको रडार मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए रशिया एक US बेस्ड कंपनी रॉजर्स कॉरपोरेशन के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। जहां पर भी टेक की बात देखिए, रशिया जब इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की ज़रूरत नहीं थी, एक अलग डिकेड था, तो बात सोवियत संघ का एक वहाँ पर वर्चस्व हुआ करता था। रशिया का बाद में वर्चस्व रहा कुछ सालों तक। आज की डेट में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इवन इन डिफेंस इक्विपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुकी है, जिसमें चाइना ओवर डोमिनेट करता है। मतलब क्लियरली US भी कहीं उसके आसपास करीब वरीब नहीं है। और अगर आप देखो रॉ मटेरियल्स में, तो चाइना ने क्लियरली ओवर डोमिनेट कर रखा है मार्केट हर डिफेंस इक्विपमेंट्स का। तो रशिया जो है वो इन PCBs के लिए डिपेंडेंट है US कंपनी रॉजर्स पर। तो सवाल ये खड़ा होता है कि यूक्रेन के वॉर के बावजूद ये PCBs इनको मिल कैसे रहे हैं। तो इसको लेने के लिए ये चाइना के थ्रू इस PCBs को मंगवा रहे हैं, ये भारत के थ्रू मंगवा रहे हैं, ये टर्की के थ्रू मंगवा रहे हैं। इन सारे देशों के थ्रू ये PCBs रशिया मंगवा रहा है। लगभग $1 मिलियन का PCB अभी ट्रैक हुआ है। आधा चाइना से आया है, इंडिया से आया है, आधा टर्की से आया है, लिथुआनिया जैसे देशों से आया है। यानी कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक सप्लाई चेन रिस्क रशिया को बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए भी और रडार मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कहीं ना कहीं रशिया खुद इन देशों के ऊपर इनडायरेक्टली पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। अब इसको भी अगर छोड़ दें, एक तीसरा एग्जाम्पल देखें इसमें, तो बेरिलियम ऑक्साइड की बात आती है, जो कि एक रॉ मटेरियल है। बेरिलियम ऑक्साइड सिरेमिक्स को हर जगह पर रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप में यूज़ किया जाता है और इसके लिए रशिया जो है वो डिपेंडेंट है। एक बहुत बड़ी सिरेमिक्स कंपनी है कास्ट सिरेमिक्स, जो कि कजाकिस्तान के अंदर है, फैक्ट्री है। उस कास्ट सिरेमिक्स के ऊपर ये पूरी तरीके से रिलाई करते हैं। लेकिन कास्ट सिरेमिक्स जो ये बेरिलियम ऑक्साइड सिरेमिक्स बनाती है, वो खुद इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं, इसके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए, वो या तो चाइना से लेता है, या तो यूक्रेन से लेते हैं, या तो EU से लेते हैं। मतलब अगेन यहाँ पर भी इनडायरेक्टली रशिया डिपेंडेंट है इनके ऊपर। अगर कास्ट सिरेमिक्स की सप्लाई को बंद किया जाएगा तो रशिया को भी मिलना बंद हो जाएगा सिरेमिक्स, और उसके बाद फिर उनको दिक्कत आएगी। अब अगर आप देखिए कि इंडिया को और चाइना को अगर हम एक प्लेस पर रखें एक एडवर्सरी के थ्रू, एडवर्सरी तो है ही, ऑल्दो जियोपॉलिटिक्स में रिलेशन चेंज होते रहते हैं, लेकिन परमानेंटली चेंज नहीं होते। चाइना कभी भी आपके खिलाफ मतलब मुझे तो लगता है, मैं तो बहुत इस चीज़ को लेकर के मतलब कन्विंस्ड रहता हूँ कि चाइना कभी भी आपका पूरी तरीके से साथी नहीं हो सकता। मतलब उसके अंदर वो एडवर्सरी के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। और इंडिया ने तो क्लैरिटी भी दी, ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है कि US से दुश्मनी हो गई तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया, ऐसा कुछ भी अभी ऑफिशियली नहीं हुआ है। और चाइना आपका एडवर्सरी हमेशा रहेगा, क्योंकि उसके मतलब क्लेम्स ऐसे हैं कि वो आपका एडवर्सरी रहेगा। वो एक है मतलब उस टाइप का कंट्री। तो चाइना को अगर आप देखो अपने खिलाफ, तो कहीं ना कहीं चाइना पूरी तरीके से सप्लाई चेन, इक्विपमेंट सप्लाई चेन में
कहीं ना कहीं भारत को डोमिनेट करता है इसमें। और अगर हम माने, द हिंदू में एक इसके ऊपर आर्टिकल भी छपा था। द हिंदू में जैक वॉटलिंग है जो कि स्पेशलिस्ट हैं लैंड वॉरफेयर के, उनका आर्टिकल छपा था। उन्होंने कहा था कि रशिया जो डिफेंस इक्विपमेंट्स अपने मंगाता है उसमें जो इक्विपमेंट्स चाहिए, जो मशीन टूलिंग चाहिए, वो 70% चाइना से आती है, और बाकी का जो बचा कुछ रिमाइंडर है वो या तो जापान या तो अमेरिका या तो यूरोपियन कंपनीज के ऊपर बेस्ड है। तो चलो अगर मान लेते हैं कि रशिया के सप्लाई चेन को रोकने के लिए यूरोपियन कंपनीज ने या जापानीज ने या अमेरिकन कंपनीज ने सप्लाई चेन रोक दी, फिर भी रशिया का काम तो आराम से चल जाएगा, क्योंकि चाइना के ऊपर 70% वो रिलाय करता है। इन दोनों का मतलब लेन देन का रिश्ता है और इनका काम चल जाएगा। लेकिन अगर चाइना और भारत की प्रॉब्लम हो गई, तो चाइना ने अगर ये 70% रोक दिया रशिया के प्रति, तो यहाँ पर भारत का क्या, अगर भारत ओवर रिलायंट होता है रशिया पर, तो भारत का क्या हाल होगा, ये आप सोच लीजिए। कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिमाग में रख करके हमारे डिफेंस ने सीरियस स्टेप्स लेना शुरू कर दिया। और इसीलिए आप देखोगे कि इंडिजिनस जो डेवलपमेंट है उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ साथ भारत ने अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको भी डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। अब सिर्फ रशियन बेस्ड डिफेंस नहीं होगा, डिफेंस अब डाइवर्सिफाइड तरीके से देखने को मिलेगा। और आने वाले समय में आप देखना बहुत ज़्यादा इंडिया अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करेगा। तो उसी के ऊपर ये पूरा पेपर बेस्ड था। इसमें आपकी अपनी राय भी हो सकती है, आप ज़रूर से बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।